आराम हराम है का नारा किनके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया था। ठीक है ना। आगे आप बताइएगा, मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? मामलुक वंश का इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश था। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश। आगे आपको बताना है, सिकंदर और पोरस के बीच के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है ना। सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ा गया युद्ध था वो किस नदी के किनारे? झेलम नदी के बीच लड़ा गया था। बताइएगा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है ना। 21 वर्ष से मतदान की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। बताइएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है ना। और दोदा बेटा जो कह रहे थे वो दक्षिण भारत की है। ठीक है ना। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? दोदा बेटा। तो प्रश्न आता है, पहली ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। ठीक है ना। कौन सी है? अन्नाईमुडी, जो किस पहाड़ी का हिस्सा है? अन्नामलाई का, अन्नामलाई का। ठीक है ना। अन्नाईमुडी जो है किस पहाड़ी का है? अन्नामलाई का। ठीक है ना। और दोदा बेटा जो है ना दूसरी सबसे ऊंची, वो किस पहाड़ी का हिस्सा है? नीलगिरी का, नीलगिरी का। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? K2 है। ठीक है ना। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं K2 को। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है ना। कौन है? कंचनजंगा, जो कहां पड़ती है? सिक्किम में, वर्तमान का नेपाल टेरिटरी में आ गया। ठीक है ना। नेपाल सरकार उसको अपना बताता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। आगे आपको बताना है, चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में आपको मिलेगा? चिकित्सा के बारे में विवरण आपको किस वेद में मिलेगा? अथर्ववेद में। कौन सा वेद में मिलेगा? अथर्ववेद में। चिकित्सा के बारे में विवरण सबसे कहां पे मिलेगा आपको? अथर्ववेद के बारे में। जादू टोना का विवरण अथर्ववेद में ही मिलेगा। ठीक है ना। आगे आपको बताना है, जीनोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जीनोम का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। किससे होता है? डीएनए से। जीनोम का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। ठीक है ना। बताइएगा, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम। क्या नाम है? ट्रिटिकम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम है। ठीक है ना। आगे आपको बताना है, विज्ञान ही बल है का लोगो, विज्ञान ही बल है वाक्यांश जो है किस संस्थान के लोगों में आता है? भारत के किस संस्थान के लोगों में आता है विज्ञान ही बल है? ऐसा किस संस्थान के लोगों में लिखा हुआ रहता है? ये आपको डीआरडीओ के लोगों में लिखा हुआ रहता है। किसके लोगों में? डीआरडीओ के लोगों में। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 1958 में डीआरडीओ का स्थापना 1958। आगे आपको बताना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 9 में? भाग 11? ग्राम पंचायत का गठन। अच्छा चलिए अभी बता दीजिएगा आप लोग, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 किस में आएगा? 36 से 51, इसी बीच में ना आएगा। तो 36 से 51 किस में है? भाग 4। ठीक है ना। ग्राम पंचायत का गठन के बारे में चर्चा करता है। ठीक है ना। भाग 9 तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णित करता है। आगे आपको बताना, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ठीक है ना। बताइएगा, बैटरी जो है वो किस
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर उसको संरक्षित करके रखता है रासायनिक ऊर्जा को, और उसको जरूरत पड़ने पर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके दे देता है। बताइएगा केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा अनुसंधान है? तो भाषा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। आगे बताना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे कम किस रेखा पर होगा? ध्रुवों पे? विषुवतीय रेखा पे? गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही है, विषुवतीय रेखा पे, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे कम कहां होगा? विषुवतीय रेखा पे। आप याद रखिएगा इसको, इसमें 3 सवाल पूछता है। सबसे पहले ये पृथ्वी गोला है। क्या है? पृथ्वी गोला है। ये ऊपर में नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। ऊपर में क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और नीचे में क्या हो गया? साउथ पोल। तो आप ध्यान दीजिए, इस पेन को हम कहां पे रखें कि सबसे स्टेबल रहेगा? यहाँ पे रख देते हैं, ऊपर में सबसे स्थिर रहेगा, या फिर यहाँ पे रख देंगे तो सबसे स्थिर रहेगा, यहाँ पे रहेंगे तो गिरने का चांस रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो गिरने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे मजबूती से यहीं पे पकड़ है ना, तो गुरुत्वाकर्षण वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे। कहाँ पे होगा? ध्रुव पे। इसके बाद यहाँ से जैसे जैसे नीचे आएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कमते चला जाएगा, कमते चला जाएगा। तो ये बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा, केंद्र पे चला जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां होगा? ध्रुवों पे, या तो साउथ पोल पे या फिर नॉर्थ पोल पे। और सबसे कम कहां होगा? विषुवत रेखा पे, ठीक है ना। और 0 कहां पे होगा? केंद्र पे। याद रखिएगा इसको। आगे आपको बताना है, डेनमार्क की सांसद का नाम क्या है? डेनमार्क की सांसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। क्या नाम है? फॉल्केटिंग। डेनमार्क की सांसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। भारत की सांसद का नाम क्या है? सांसद ही है, ठीक है ना, पार्लियामेंट ही है। बताइएगा तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के विकास से है, ठीक है ना। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के विकास से है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी जी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपलानी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और इनका दोनों का कंडीशन ये बनता है कि सरोजनी नायडू भी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री भी सुचिता कृपलानी जी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के ही थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे, इनका संबंध किस वंश से था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंहवर्मन प्रथम करवाए थे ना। इनका संबंध किस वंश से था? पल्लव वंश से, ठीक है ना। पल्लव वंश से, बहुत अच्छा, पल्लव वंश से। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन सा है? अंकोर वाट का सूर्य मंदिर। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट। राजा सूर्यवर्मन के द्वारा, ठीक है ना। राजा सूर्यवर्मन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना है, व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किस वाइसराय के द्वारा व्यापगत का सिद्धांत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ये सब प्रश्न पे आपका मुंह एकदम आसानी से खुलना चाहिए, एकदम स्पष्ट बोलिए। आगे आपको बताना है, भूखमरी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? भूखमरी दिवस मई महीने के किस तिथि को भूखमरी दिवस के रूप में मनाते हैं? 28 मई को। किस महीने को मनाते, किस तारीख को? 28 मई को भूखमरी दिवस। आगे आपको बताना है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल कब, भारत जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? 2002 में। कब हस्ताक्षर किया था? 2002 में, क्योटो प्रोटोकॉल पे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाने वाला हिस्सा कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बताना है, खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी?
रहीम को दिया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले किसे दिया गया था, तो रहीम को दिया गया था, ठीक है ना। आगे ये उपाधि बहुत सारे मुगल वंश में बहुत लोगों को मिलता है। आगे आपको बताना है चंद्रयान 1 का लॉन्च कहां से किया गया था, श्रीहरिकोटा से। कब किया गया था, 2008 में किया गया था, ठीक है ना। और किस यान से किया गया था, किससे किया गया था, PSLV C11 से, PSLV C11 से। और GSLV की जो बात कर रहे हैं वो GSLV से क्या किया गया था, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। किससे लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3 से, ठीक है ना, GSLV Mark 3 से, यानी कि M3 से। और उसके बाद आपको बताना है चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया गया है वो किससे लॉन्च किया गया था, LVM-3M4 से, LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, ठीक है ना, स्वामी सहजानंद। आगे आपको बताना है जंक फाइल को किस नाम से जाना जाता है, जंक फाइलों को कंप्यूटर शब्दावली में क्या किस नाम से जाने जाते हैं, स्पैम। स्पैम किस नाम से जानते हैं, स्पैम। बोलते हैं ना कि स्पैम मैसेज है, जंक फाइल्स होता है वो। आगे आपको बताना भारत का कौन सा द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैडन द्वीप। भारत का कौन सा द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, बैडन द्वीप, ठीक है ना। आगे आपको बताना भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व को कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निषेध तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड कहां से लिया था, स्पेन से, बिल्कुल सही है। आयरलैंड कहां से लिया था, स्पेन से लिया था, ठीक है ना। बताइएगा भारत संसदीय प्रणाली कहां से लिया है, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहां से लिया है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली कहां से लिया है, दुनिया में ब्रिटेन सबसे पहले संसदीय प्रणाली को अपनाया, हम लोग भी उसी के मॉडल को अपनाए। ब्रिटेन सबसे पहले कहां से अपनाया था, तो वो जर्मनी से। कहां से अपनाया था, जर्मनी से, ठीक है ना। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली कहां से अपनाया, जर्मनी से। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, SLR का, थोड़ा सा आप शांत रहिए, थोड़ा सा सुनिए प्रश्न को, समझे। आपको आता सब कुछ है लेकिन जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा सा सुनिए। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थशास्त्र में बताना है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, SLR। आगे आपको बताना है निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आगे आपको बताना नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नरौरा कहां पे है, यूपी में है। आगे आपको बताना स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे, अस्थायी रूप से। देखिए जब भी अगर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा ना कि संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे, तो आप कुछ भी नहीं सोचिएगा, डायरेक्ट अस्थायी वाला पूछा जा रहा है आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे जाएगा ना तो अस्थायी शब्द लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कौन थे अध्यक्ष, संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी, हरेश चंद्र मुखर्जी, ठीक है ना। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अस्थायी तौर पे मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंको एंथोनी जी थे। कौन थे, फ्रैंको एंथोनी जी। आगे आपको बताना है पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन जोड़ती है, नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है। आगे आपको बताना है फ्लॉपी डिस्क का क्षमता कितना MB होता है, फ्लॉपी डिस्क। जैसे आज जो मेमोरी कार्ड आता है ना, SD कार्ड जो आता है, इससे पहले जो है ना कंप्यूटर में CD चलता था, ठीक है ना, कंपैक्ट डिस्क चलता था। और कंपैक्ट डिस्क से पहले फ्लॉपी डिस्क चलता था, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क एक इतना तार होता था 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 इंच लंबा जो है ना, एक मतलब तार टाइप का होता था। और उसी में चीजों को संग्रहित किया जाता था, स्मृति को उसी में संग्रहित किया जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क का जो क्षमता होता था वो कितना होता था,
2 से 1.4 से लेकर के 2.2 तक होता था एमबी में, 1.4 से लेकर के 2.2 एमबी होता था, ठीक है ना, इतना ही उसका स्टोरेज होता था। सोचिए, उसके बाद फिर सीडी का आविष्कार हुआ, फिर सीडी के बाद तो अब तो किसका हो गया, मेमोरी कार्ड का, एसडी कार्ड का, तो अब तो अनलिमिटेड, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा आ गया है। अभी सबसे ज्यादा जो यूनिट है मेमोरी को नापने का वो कौन सा यूनिट है, जीबी, जीबी से भी बड़ा टीबी, टेराबाइट, ठीक है ना, टीबी। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट और टीबी का टेराबाइट। और जब भी चलेगा ये तो 1024 के रेशियो में चलेगा, ठीक है ना, 1024 के रेशियो में, यानी सब एक से ऊपर एक होते चला जाएगा। 1024 एमबी का क्या हो जाएगा, एक जीबी, 1024 केबी का एक एमबी और 1024 जीबी का एक टीबी, इसी तरह से चलता है। चलिए, हाँ, आगे आपको बताना है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहा पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की। और ये परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। आगे आपको बताना है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। बताइएगा तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी जी, ठीक है ना, जेबी कृपलानी जी थे। देखिए 1946 तक जो है ना कौन अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, कौन, अबुल कलाम, ठीक है ना, अबुल कलाम जी थे 1946 तक। और 1946 की बैठक में यह हो गया था निर्णय कि अब 1947 का जो बैठक होगी उसका अध्यक्षता कौन करेंगे, जेबी कृपलानी जी करेंगे। लेकिन उससे पहले, भारत आजादी से पहले एक बार दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और फिर बाद में जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, जेबी कृपलानी जी करते हैं 1947 में। आगे आपको बताना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। न्यूयॉर्क किस देश में पड़ता है, अमेरिका, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा था, भारती, 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 ठीक है ना। 2012 में जो अंटार्कटिका में स्थापित किया था ना वो कौन सा किया था, भारती किया था। आगे बताना है, अकबर का राज्य मंत्री कौन था, टोडरमल थे, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल थे। आगे आपको बताना, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पे है, वाशिंगटन डीसी, कहां पे है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहां पड़ता है, अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी कहां है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है। आगे आपको बताना है, विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस जुलाई मंथ में किस तिथि को मनाया जाता है, 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। आगे आपको बताना है, भारत में बाघ परियोजना आया कब था, 1972, 1972 भारत में बाघ परियोजना कब आया, 1972 में, ठीक है ना। और 1973 में भारत का में जो है ना बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। और इससे पहले राष्ट्रीय पशु क्या था, 1972 में राष्ट्रीय पशु क्या था, जब बाघ प्रोजेक्ट आया था तब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, सिंह, यानी लायन जिसको बोलते हैं, शेर जो नहीं होता वो शेर था। और 1973 में जो है बाघ के संख्या को बढ़ाने के लिए और बाघ के प्रति लोगों में श्रद्धा आए, ठीक है ना, बाघ को कोई हत्या ना करे, इसके लिए 1973 में क्या चालू किया गया, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 21 में है, किस में है, आर्टिकल 21 में है। आगे बताना है आपको, कीड़े का श्वास नली को किस नाम से जानते हैं, कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना उसके श्वास नली को किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, गिल्स मछली, ठीक है ना, ट्रैकिया। गिल्स किस में होता है, जलीय जीवों में होता है, मछलियों वगैरह में होता है। आगे बताना है, भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, कृषि का सबसे कम, तृतीय क्षेत्र का, किसका है, तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र जो कहते हैं। पहला कौन सा है, पहला जो है ना, सबसे पहले जो होता है पहला क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, कृषि, खान्य, मत्स्य वगैरह जो है ना, जो डायरेक्ट जिसमें आपको कुछ करना नहीं हो,
बीज छींट दिए, ठीक है ना, फसल काट लिए, इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं ना पड़ा, ये प्रकृति से आएगा। तो जो प्रकृति से आएगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? प्रथम क्षेत्र। कोयला को जो है सो खान से कहीं से निकाल लिए, कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। कोयला से बिजली बना लिए, कोयला से क्या बना लिए? बिजली। तो कुछ बनाए ना, कुछ से कुछ बनाए ना, कच्चा सामान से कुछ बनाए, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र, ठीक है ना। लोहा कहां से मिलेगा आपको? लोहा कहां से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से। आपको धरती से लोहा मिल रहा है ना, और उस लोहा से क्या बना लिया आप? स्टील। क्या बना लिए? स्टील। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। लोहा स्टील से आप बना लिए मोटरसाइकिल, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अब मोटरसाइकिल को आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो बेच रहे हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो किस क्षेत्र से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। बोलिए। घास जलता है उससे उष्मा मिलता है, हाँ हाँ, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज से अगर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। आपको जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके उसमें रिमॉडलिंग कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, तो द्वितीय क्षेत्र। और उस विनिर्माण किए गए वस्तु को अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? सेवा। या फिर कुछ है ही नहीं और उसको बेच रहे हैं, जैसे कि आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसी से सबसे ज्यादा भारत में पैसा आता है। चलिए आगे आपको बताना है, प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 का जो था ना, इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को हस्तांतरित किया गया था भारत में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है 1920 के कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में। और 1920 में इसी में ना खिलाफत आंदोलन के साथ साथ स्वराज आंदोलन समर्थन के द्वारा, स्वराज पार्टी के समर्थन के द्वारा असहयोग आंदोलन भी चालू हुआ था, ठीक है ना। चलिए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे आपको बताना है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का जो सिद्धांत है यह किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। आगे आपको बताना है टिस्को की स्थापना कब हुई? टाटा टिस्को जो है कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1906 में हुआ था। 1907, ठीक है ना। देखिए इसको याद रखिएगा, सबसे पहले 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में होता है। तो देखिए ना, मुस्लिम लीग का स्थापना, तो पहले मुस्लिम लीग क्या था? ये कांग्रेस ही था ना, तो उसमें से सब हट करके एक नया पार्टी का स्थापना कर लिया 1906 में। बाद में चल करके 1907 में जो बचे हुए लोग थे उसमें भी द्वंद्व हो जाता है कि तुम गरम दल हम नरम दल, ठीक है ना। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और जब विभाजन हो जाता है तो ये तो बिना नियम कानून का चल रहा है, जिसको जो मर्जी हो रहा है कर रहा है ना। तो 1908 में जो है ना वो क्या हो जाता है? कांग्रेस का अपना संविधान आ जाता है। क्या आ जाता है? कांग्रेस का संविधान, नियम कानून आ जाता है कि ऐसे नहीं किसी को मन होगा कोई हट जाएगा कोई जुट जाएगा, ये नहीं। तो 1908 में कांग्रेस का संविधान आता है। इस तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, और 1908 में कांग्रेस का संविधान। कांग्रेस का दोबारा विभाजन कब होता है? 1918 में। कब होता है? 1918 में, ठीक है ना। 1918 में होता है, 17 नहीं 1918 में। और उसके तीसरा विभाजन जो स्वतंत्रता के बाद होता है वो कब होता है? 1969 में। कब होता है? 1969 में, ठीक है ना। याद रखिएगा इन सब फैक्ट को। टाटा टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। बताइएगा तो हेमाटाइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हेमाटाइट का ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा, ठीक है ना, ओडिशा। आगे बताना है मानसून शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो अरबी का है। किसका है? अरबी का है। आगे आपको बताना है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडा का रंग कैसा था? देखिए 1905 में जो झंडा बना था ना, 1905 में बंगाल जिस समय विभाजन हुआ था उस समय में स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, तो उस समय जो झंडा बनाया गया था उसका कलर कैसा था? तो अभी के वर्तमान झंडे से थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। तो कैसा कलर था? तो लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और पीला। अभी कैसा कैसा कलर है? केसरिया, हरा और श्वेत। केसरिया, हरा और श्वेत, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है?
स्वास्थ्य से है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से है। बताइएगा तो मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी देने का जो गारंटी है वो कितने दिनों को न्यूनतम आपको मजदूरी दिया जाएगा? 100 दिन का, ठीक है ना। मनरेगा का स्थापना कब हुआ था? 2009 में, 2006 में, देखिए 9 में। अच्छा, मनरेगा 2009 में और नरेगा 2006 में। अच्छा, मनरेगा 2006 में और नरेगा 2009 में, ठीक है ना। सब लोगों को कंफ्यूजन है, ऐसे मत याद रखिएगा, ठीक है ना। शांत रहिए, शांत रहिए, बताते हैं। मनरेगा और नरेगा दोनों का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। मनरेगा और नरेगा दोनों का स्थापना कब हुआ था? 2006 में, ठीक है ना। मनरेगा जो है ना वो स्थापना नहीं हुआ था, नरेगा का नाम परिवर्तित किया गया 3 साल के बाद। नरेगा का सिर्फ नाम परिवर्तित किया गया। नरेगा का स्थापना होता है 2006 में और नरेगा का नाम परिवर्तित कब किया जाता है? 2009 में, 3 साल के बाद। और नाम परिवर्तित करके किया क्या जाता है? मनरेगा। ऐसा नहीं याद रखिएगा कि नरेगा 2006 में और मनरेगा 2009 में, ये गलत, ठीक है। क्या हुआ? कहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम जो कह रहे हैं हाँ, वही लिखा होगा। अगर कहीं लिखा होगा कि मनरेगा का स्थापना 2009 में हुआ, गलत लिखा होगा। नरेगा मनरेगा दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम परिवर्तित हुआ था 2009 में, ठीक है ना। चलिए इतना ही करवा के छोड़ देते हैं। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये क्यूज आप लोग को थोड़ा सा बहुत आसान लग रहा होगा कि सारा प्रश्न जो है वो बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये गलत सोच है आपका। यह जो अभी बैच है ये एसएससी जीडी का बैच है, ठीक है ना। और एसएससी जीडी के बैच में आपको 20 प्रश्न ही मात्र पूछे जाते हैं जीके जीएस से, मात्र 20 प्रश्न। तो इसमें बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है कि सारा समय हमको जीके जीएस पे ही देना है। आपको महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी का चयन करें या इंग्लिश का चयन करें, वो आपको अभी से सोच के रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाते टाइम आपको चूज करना है कि हम हिंदी बना ले कि इंग्लिश बना ले। आप एक सब्जेक्ट को लेकर के चलिए और उसी एक सब्जेक्ट को अभी से प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से अगर आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा तो न्यूनतम आप उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन जो है न्यूनतम आप उसमें से सही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो अधिक भी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अब लगभग डेली मिलेगा एसएससी जीडी के लिए। तो जितने भी लोग एसएससी जीडी के हैं वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें टाइटल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। थंबनेल में मिल जाएगा कि ये एसएससी जीडी का बैच है। तो जो लोग एसएससी जीडी के लिए देखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा और लगभग ये वीडियो आपको डेली मिलेगा। और आसान और टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो बहुत आसान हो जाता है, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वो बहुत टफ हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब आपको बताना है कि गांधी जी उसमें कौन से कपड़ा को पहन करके गए थे। यह प्रश्न बहुत टफ प्रश्न के श्रेणी में आप लोग रख देंगे, लेकिन जिनको ये पता चल जाएगा, अभी हम क्लास में बता देंगे, कल इनसे अगर कोई पूछेगा तो क्या यह प्रश्न टफ रहेगा? नहीं रहेगा। तो कोई भी प्रश्न आसान और टफ नहीं होता है। तो इसके लिए और एसएससी जीडी में आपको आसान प्रश्न ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम 2-4 प्रश्न आएगा ऐसा जो आपको उलझाएगा, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। बंद कर दीजिएगा।